गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले वाले सेशन में हमने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझा था, फिजिक्स के पहले लेक्चर के कॉन्सेप्ट को समझा था, बेसिक लेवल को समझा था। आज हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। देखो आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। ध्यान से समझो कि देखो पहले तो हम लोग जानेंगे कि क्वांटा शब्द का अर्थ क्या हुआ। देखो क्वांटा का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर वैल्यू है तो एक फिक्स अमाउंट में रहे। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लो कि अगर ये मार्कर है तो हम अगर दुकान पर गए और हमने दुकान वाले से कहा कि भैया आप मुझे एक मार्कर दे दीजिए, तो हम या तो एक मार्कर ले सकते हैं, या तो दो मार्कर ले सकते हैं, या तो तीन मार्कर ले सकते हैं, चार मार्कर ले सकते हैं। इस व्हाइट बोर्ड की अगर बात कर लिया जाए तो या तो हम एक व्हाइट बोर्ड ले सकते हैं, दो व्हाइट बोर्ड ले सकते हैं, तीन व्हाइट बोर्ड ले सकते हैं। यानी कभी भी कोई भी वैल्यू जो होती है, या फिर मार्कर की अगर बात करें तो हम इस मार्कर को 1.5 मार्कर, 2.5 मार्कर, 2.25 मार्कर, 4.5 मार्कर, इस तरीके से हम इसको नहीं ले सकते हैं। यानी जो आवेशों का क्वांटीकरण होता है, यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश आता है वो एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है, वो एक इंटीजर्स के फॉर्म में होता है। यानी अगर मान लो सपोज करो कि क्या है ये अगर कोई चालक है या फिर कोई बॉडी है, ठीक। अब हो क्या सकता है, या तो हम इस बॉडी से या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, चार इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, पांच इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, छह इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर अगर आवेश अगर हम लोग देते हैं तो आवेश इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, और उस वस्तु से या तो हम इलेक्ट्रॉन निकालें या तो उसको दें, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो एक पूर्ण गुणज के रूप में होगी, कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होगी। और यही चीज क्या कहलाता है, आवेशों का क्वांटीकरण। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो भी चार्ज होते हैं, वो क्या होते हैं, एक क्वांटम में होते हैं, एक कहा जाए कि वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं, एक पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं, इंटीजर्स के फॉर्म में होते हैं। ये बात क्लियर है ना। चलो ये होता है आवेशों का क्वांटीकरण। अब मान लो कि मान लिया जाए ये अपन की क्या है, एक बॉडी है, एक कोई वस्तु है, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक दूसरी वस्तु है। अब मान लो सपोज करो कि मान लिया हमने यहां से क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन निकाला। हमने क्या करा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो हम कहेंगे इस बॉडी पर कितना चार्ज आएगा, तो हम कहेंगे सर इस बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा। और ये कैसा चार्ज आएगा, क्योंकि हम यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा भैया, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक, अगर मान लिया जाए हम इस बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं, तो होगा क्या, इस बॉडी में जब हम एक इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, इस पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आएगा निगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक्सेस हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो हम क्या कहेंगे कि सर यहाँ पर जो चार्ज आएगा 1e के बराबर आएगा चार्ज, लेकिन ये जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस पर धनावेश चार्ज आएगा और इस पर ऋणावेश चार्ज आएगा। अगर मान लीजिए हमने दो इलेक्ट्रॉन निकाला तो जो चार्ज आएगा वो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर आ सकता है। अगर इसके अंदर गया तो क्या हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज आ सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा, या तो निकालें या तो किसी दूसरे पदार्थ में डालें, ठीक है ना। या तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर आ सकता है प्लस माइनस, या तो तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर आ सकता है प्लस माइनस, चार इलेक्ट्रॉन के बराबर आ सकता है प्लस माइनस। अगर मान लिया जाए किसी पदार्थ से, किसी वस्तु से अगर हमने n इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पर जो आवेश आएगा वो कितना होगा, Na। अगर इन्हीं n इलेक्ट्रॉन को हमने किसी दूसरे
ऑब्जेक्ट के अंदर किसी दूसरे पदार्थ के अंदर अगर डाल दिया तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो भी क्या होगा एनी, लेकिन वो क्या होगा निगेटिव, और पहला वाला क्या होगा पॉजिटिव। यानी हम कह सकते हैं कि आवेशों के क्वांटीकरण से, आवेशों के क्वांटीकरण में अगर हम देखें तो आवेशों के क्वांटीकरण के हिसाब से जो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज रहनी चाहिए वो कितना रहना चाहिए, Q बराबर एन, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ये बात क्लियर ना। चलो इसके ऊपर हम लोग एक सुंदर सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन करते हैं। तो चलो देखो लिख सकते हैं क्या क्या किसी वस्तु को, क्या किसी वस्तु को 3.2 गुणे 10 के घात माइनस 19 कूलाम आवेश दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। तो बच्चों क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को क्या 3.2 गुणे 10 के घात माइनस 19 कूलाम का आवेश दिया जा सकता है कि नहीं। हमने अभी आपको क्या पढ़ाया, आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ाया। हमने ये बताया कि किसी भी बॉडी पर, किसी भी वस्तु पर, किसी भी पदार्थ पर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो अपने पूर्ण गुणज के रूप में रहते हैं। यानी 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज रहेगा। यानी हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु से या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 2 निकले, 3 निकले, 4 निकले, कभी भी भिन्नों के रूप में इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑब्जेक्ट से न तो निकलते हैं और न ही किसी दूसरे पदार्थ में भिन्नों के रूप में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अगर हम कह सकते हैं अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए, इंटीजर्स आ जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए, इंटीजर्स आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी को इतना इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, इतना चार्ज दिया जा सकता है। अगर अगर पूर्णांक नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि इतना नहीं दे पाएंगे हम लोग चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या रहनी चाहिए वो पूर्ण गुणज के रूप में रहनी चाहिए। तो चलो हम लोग निकालते हैं Q बराबर एन। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इस E को इधर से पक्षांतर कर दिया जाए, टेन बराबर क्या हो जाएगा Q अपान E। अब देखो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बराबर कितनी वैल्यू है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और E की वैल्यू कितना होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम के बराबर होता है। चलो भाई अब यहाँ से E की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, 10 के घात माइनस 19, 10 के घात माइनस 19 मर गया, बचा क्या भैया N बराबर 3.2 बटे 1.6, ये 2 बार में मर जाएगा। N बराबर कितना 2। अब बताओ N इज द इंटीजर्स, सो हम कह सकते हैं कि हाँ उस बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इतने कूलाम का आवेश दे सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मान लिया जाए N की वैल्यू अगर 1.2 आता या फिर समथिंग किसी भी भिन्न के रूप में आता, किसी भी फ्रैक्शन के रूप में आता, तो क्या हम इस बॉडी को, उस वस्तु को इतना चार्ज दे पाते? क्या नहीं दे पाते भैया। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि अभी हमने बताया कि N जो रहना चाहिए वो पूर्ण गुणज के रूप में रहना चाहिए। पूर्ण गुणज का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 एट वंस इन्फिनिटी, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि इस बॉडी को हम उस वस्तु को इतना चार्ज दे सकते हैं। ये बात क्लियर है ना। चलो चलो नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं हम लोग बच्चों। क्या सीखेंगे, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। चलो देखो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण भी पढ़ा, द्रव्यमान संरक्षण पढ़ा है, द्रव्यमान संरक्षण। उसके बाद से ऊर्जा संरक्षण पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण। देखिए द्रव्यमान संरक्षण जब हमने पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। सेम डिफिनेशन हमने इसका भी पढ़ा। ऊर्जा संरक्षण में हमने क्या पढ़ा, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ये जो डिफिनेशंस है ना, ये गंदे डिफिनेशंस है बच्चों। क्या है, ये गंदे डिफिनेशंस है। देखिए जब आप लोग आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब वीडियो धीरे धीरे आने शुरू हो गई है तो मैं इस प्लेटफॉर्म को बंद नहीं करूंगा। तो आगे अभी मैं आगे आप लोग को पढ़ाऊंगा, जब मैं क्वांटम फिजिक्स आप लोग को पढ़ाऊंगा तो क्वांटम फिजिक्स में ये बताया गया है कि देखिए द्रव्यमान को भी नष्ट किया जा सकता है और ऊर्जा को भी नष्ट किया जा सकता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ भैया ध्यान से सुनिए, सही बात है।
द्रव्यमान को भी नष्ट किया जा सकता है और ऊर्जा को भी नष्ट किया जा सकता है। होता क्या है, देखो आइंस्टाइन ने क्या बताया, आइंस्टीन ने ये बताया कि अगर हम किसी द्रव्यमान को नष्ट करते हैं, अगर हम द्रव्यमान को नष्ट करते हैं तो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, और अगर हम ऊर्जा को नष्ट करते हैं हम तो हमको क्या प्राप्त होता है, द्रव्यमान। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द्रव्यमान और ऊर्जा का जो योग होता है ये कांस्टेंट होता है। किसने बताया, आइंस्टाइन भैया ने बताया। यानी द्रव्यमान और ऊर्जा का जो योग होता है वो क्या होता है, नियत होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम द्रव्यमान को अगर नष्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, ऊर्जा में, और जब हम ऊर्जा को नष्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, द्रव्यमान में। भाई आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये इक्वेशन E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। डेल्टा एम क्या है, यही तो है क्या, द्रव्यमान क्षति। भाई देखो डेल्टा एम का मतलब द्रव्यमान में क्या हुई है, हानि हुई है। देखो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि देखिए E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एम। अगर भैया ज़्यादा क्षति होगी, अगर द्रव्यमान में ज़्यादा क्षति होगी तो ज़्यादा ऊर्जा बढ़ेगी, और अगर द्रव्यमान में कम क्षति होगी तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम बढ़ेगी। यानी हम कह सकते हैं कि एक को अगर जितना ही क्या करेंगे, क्षति करेंगे, जितना ही द्रव्यमान में हानि होगी उतना ही क्या होगा, ऊर्जा ज़्यादा निकलेगी। यानी ऊर्जा अगर हानि हुआ तो किस में चेंज हुआ, द्रव्यमान में, और द्रव्यमान में अगर हानि हुआ तो ऊर्जा में। सी तो कांस्टेंट है, सी की वैल्यू क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर एंड वैक्यूम्स। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यानी एक बात तो क्लियर हो गया कि द्रव्यमान को भी नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को भी नष्ट किया जा सकता है। लेकिन भैया यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। भैया चार्ज को भी मैंने आपको बताया था कि चार्ज जो होता है वो किसी न किसी पदार्थ का गुण होता है, ठीक है ना। कोई भी पदार्थ, थोड़ा सा मैं आप लोग को और डिस्कस कर दूं। देखिए पदार्थ के बारे में अगर हम लोग जाने, मैटर के बारे में, देखिए पदार्थ के पास दो तरह का नेचर होता है। पहला क्या होता है, चार्ज एंड दूसरा मास। दूसरा क्या होता है, मास। चार्ज भी एक तरह की प्रॉपर्टी है और मास भी क्या है, प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, पदार्थ की प्रॉपर्टी है। अब देखिए मास के बारे में हमने क्या पढ़ा था, मास के बारे में हमने बस 11th में खूब सारा मास के बारे में पढ़ा कि यहाँ ये ब्लॉक है, यहाँ पर ये पुली है, यहाँ पर इतना 10 किलो का कोई व्यक्ति एक भार को अपने सर पर लेकर के चल रहा है, 50 kg की गाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रही है। यानी वहाँ पर जब तक हमने 11th में पढ़ा केवल और केवल मास के बारे में पढ़ा, इसके बारे में किसी भी प्रकार का डिस्कस नहीं हुआ। लेकिन 12th की जो फिजिक्स है, 12th की फिजिक्स हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। और भैया ये जो चार्ज होता है ना वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के आना है। नहीं, हमको क्लास 12th में क्या करनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से डील करनी है। ये छोटे छोटे चार्ज होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग जानेंगे, इनका मास के बारे में जानेंगे, और छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में हमको डील करनी है। छोटे छोटे चार्जों, छोटे छोटे कणों से हमको डील करनी है, छोटे छोटे वस्तुओं से हमको लड़ना है। अब ध्यान से समझो भाई, आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर मान लिया जाए, सपोज करो कि कोई भी अगर निकाय है, कोई भी निकाय है, अगर मान लिया जाए ये एक निकाय है, इसके अंदर यहाँ पर एक कोई वस्तु है, एक दूसरी वस्तु ये, एक तीसरी वस्तु ये। मान लिया जाए यहाँ पर जो चार्ज है वो 3 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम। अब मैंने क्या किया कि इस डिब्बे के अंदर 3 वस्तुएं थी, 3 कोई गोलीय वस्तुएं थी, इसके ऊपर -3 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर 2 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर 5 माइक्रोकूलम। हमने, हमारा मूड फिरा, मेरा दिमाग क्या हुआ, खराब हुआ। मैंने इस बोतल को या फिर इस वस्तु को उठाया, डुम 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 हिलाना शुरू कर दिया। अब जैसे हमने हिलाया, हमने एक बहुत ही खतरनाक चीज़ देखी बच्चों। हमने देखा कि अब जैसे ही होगा इनके बीच में, तो जैसे मैं इसको डम 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 हिलाऊंगा तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से रगड़ेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, फ्रिक्शन की क्रिया से क्या होंगे, एक दूसरे में सेपरेट होंगे, एक दूसरे को रगड़ेंगे। अब होता क्या है कि रगड़ाव की वजह से इनकी जो चार्ज है ये क्या होता है, कुछ बदल जाता है। मान लिया जाए यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पर आ गया -4 माइक्रोकूलम, यहाँ पर कितना आ गया, -4 माइक्रोकूलम। और यहाँ पर मान लो 2 माइक्रोकूलम था, तो यहाँ पर मान लिया जाए क्या आ गया,
अब देखो मान लिया जाए यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 5 माइक्रोकुलाम आ गया, 5 नहीं भैया, इस पर हम बोल देते हैं 4 माइक्रोकुलाम आ गया, और इस पर मान लिया जाए 3 माइक्रोकुलाम आ गया। अब देखो हिलाने से पहले क्या था कि यहाँ पर अगर देखें नेट चार्ज की वैल्यू अगर देखें हम क्यू नेट के बारे में अगर देखें, कुल चार्ज अगर हम देखें तो यहाँ से क्या देखो 5 2 7, ये दोनों प्लस वाले हैं तो जुड़ेंगे 5 2 7 और इसमें से 3 चला जाएगा कितना 4 माइक्रोकुलाम। ठीक, अब देखा जाए, देखिए यहाँ पर पहले 2 था, अब कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर कितना हो गया 4 4 4 8, और यहाँ पर -3 माइक्रोकुलाम था तो यहाँ पर -4 हो गया, तो 8 में से 4 गया, इधर भी कितना हो जाएगा क्यू नेट इधर भी कितना हो जाएगा 4 माइक्रोकुलाम। यानी हमने क्या देखा कि देखो इधर जितना नेट चार्ज था निकाय का उतना ही नेट चार्ज इधर भी है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी निकाय का जो कुल नेट चार्ज होता है वो नियत रहता है। ये बात क्लियर है ना। चलो इसके बारे में हम लोग और आगे जानेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे या क्वांटम फिजिक्स तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये आप लोग का आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कि वस्तुओं को आवेशित कैसे किया जाता है। देखो वस्तुओं को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है आवेशन। क्या? आवेशन। आवेशन का मतलब क्या? किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। अब देखिए भैया, आवेशन जो होता है, आवेशन के प्रकार अगर हम लोग देखें, आवेशन के प्रकार, तो देखिए आवेशन के प्रकार 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है संपर्क विधि द्वारा, और दूसरा जो होता है प्रेरण द्वारा। यानी किसी भी वस्तु को हम लोग आवेशित कैसे कर सकते हैं। ओह माय गॉड, ये मार्कर थोड़ा सा चल नहीं रहा है, 1 मिनट, मार्कर थोड़ा सा ला देते हैं हम, 1 मिनट बच्चों। हाँ, तो हम लोग देखेंगे आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार में पहला मेथड होता है संपर्क द्वारा और दूसरा होता है प्रेरण द्वारा। देखिए संपर्क में 2 तरीके से होता है। किसी भी वस्तु को अगर आवेशित करना हो तो या तो संपर्क विधि द्वारा हम लोग कर सकते हैं या तो प्रेरण द्वारा। अगर संपर्क द्वारा अगर करना है तो संपर्क 2 प्रकार से होता है। पहला होता है घर्षण द्वारा और दूसरा होता है चालन द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग इसको सीखेंगे कि किसी भी वस्तु को फ्रैक्शन के मेथड से, फ्रैक्शन द्वारा कैसे आवेशित किया जा सकता है। चलो भाई देखो क्या होता है घर्षण द्वारा। चलिए घर्षण द्वारा हम लोग सीखेंगे कि किसी भी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाएगा, घर्षण द्वारा। घर्षण का मतलब पता है? घर्षण का मतलब होता है 2 वस्तुओं को, 2 ऑब्जेक्टों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना, एक दूसरे के साथ रगड़ना। हाँ भाई सही बात है। यानी 2 वस्तुओं को जब हम लोग क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं तो वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। ये सबसे आसान तरीका है कि ये 2 वस्तुओं को आवेशित करने का। जैसे आप लोग बचपन में एक वो खेल खेले होंगे कि अगर कोई मार्कर है या फिर कोई कलम है, हम लोग क्या करते थे, बालों में से रगड़ करके, और जो कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उसको हम क्या करते थे, ऐसे अट्रैक्ट कराते थे। क्या करते थे? अट्रैक्ट कराते थे। आखिर में उसने हमने किया क्या, हमने
इस मार्कर को जैसे ही अपने बालों में स्पर्श कराया तो वहाँ पर फ्रिक्शन की क्रिया हुई। अब फ्रिक्शन की क्रिया में या तो इस मार्कर का इलेक्ट्रॉन हमारे बालों में चला गया या तो हमारे बालों का इलेक्ट्रॉन इस मार्कर के अंदर आ गया और ये वस्तुएं क्या हो गई, आवेशित हो गई। जैसे ही यह मार्कर क्या हुआ, आवेशित हुआ, तो ये छोटे छोटे जो कण होते हैं, ठीक है ना, कागज के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके पास जैसे हम ले जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करने लगते हैं। बात समझ आया ना। यानी ये मार्कर क्या हो चुका है, आवेशित हो चुका है। और कोई भी आवेशित वस्तु किसी दूसरे वस्तु को क्या करती है, किसी दूसरे आवेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या तो प्रतिकर्षित करती है, यानी वहां पर एक फोर्स लगेगा। ये बात है क्लियर। चलो भाई, जैसे मान लिया जाए होता क्या है कि मान लिया जाए यहां पर हमने क्या किया, एक बॉडी लिया ए, एक बॉडी लिया बी, ए बी, सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं सर, बहुत सुंदर है, ठीक। अब देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों वस्तुओं को मेरा मन किया, मैंने इन दोनों को ऐसे पकड़ा, ऐसे कर दिया। हमने क्या किया, मैंने इनको फ्रैक्शन की क्रिया कराना शुरू किया। तो होता क्या, देखिए ये जो वस्तुएं होती हैं हम लोग जानते हैं कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होती है, परमाणुओं से मिलकर के बनी होती है। थोड़ा सा परमाणु के बारे में हम लोग जाने तो परमाणु के भीतर क्या होता है, ये नाभिक होता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन हम लोग जानते हैं उदासीन कण और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। और ध्यान समझो, ये बाहर क्या होता है, इसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये जहाँ पर चक्कर लगाते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। कोश का डेफिनेशन क्या है कि वह स्थान किसी भी नाभिक के चारों ओर, वह स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोश कहेंगे। अब देखो भाई, अब हम लोग जानते हैं कि इन कोशों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो सबसे बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस नाभिक का जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इनके बीच का क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये नाभिक जिसके अंदर प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ज़्यादा बल नहीं लगा पाता है, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपनी कक्षा को छोड़ करके मुक्त हो जाते हैं और यही चार्ज, यही आवेश लाने के मुख्य जिम्मेदार होते हैं। होता है क्या, ध्यान समझो भाई। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनको बाहर निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की। आप लोग थोड़ी बहुत केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि किसी भी परमाणु के, किसी भी एटम के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हमने क्या किया कि जब दो वस्तुओं को आपस में कांटेक्ट कराया तो हम अपनी एनर्जी क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। और हमने आपको बताया कि एनर्जी, देखिए एनर्जी जो होती है एक्चुअल में अगर एनर्जी लॉस हुई है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जा करके मिलेगी। अब ये जो हमारे द्वारा एनर्जी जो निकली है, वो एनर्जी जा करके इन परमाणुओं के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को मिल जाती है। और ये बेचारे ठहरे नालायक लोग, इन इलेक्ट्रॉनों को जैसे ही ऊर्जा मिलती है ये लोग क्या करते हैं, इस कक्षा को छोड़ करके फ्री हो जाते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी वस्तु पर क्या होता है, चार्ज आता है। यानी कहानी यूँ है कि जब किसी वस्तु को जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के पश्चात या तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएंगे या तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएंगे। मान लिया जाए कि यहाँ से n इलेक्ट्रॉन निकला, इसके अंदर चला गया, ए वाले वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकला, बी वाले पर चला गया, तो हम कहेंगे सर इसके ऊपर n धनावेश चार्ज आएगा और इस पर क्या आएगा, n निगेटिव चार्ज आएगा। बात समझ आया कि नहीं समझ आया। और देखो ये जो आवेश आ रहा है, ये जो बॉडी चार्ज हो रही है, ये जो इन वस्तुओं पर जो आवेश आया वो किसके द्वारा आया, घर्षण के द्वारा आया। क्योंकि हमने दो बॉडीज को क्या कराया था, आपस में संपर्क करा करके दो बॉडियों को एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड करा करके दो वस्तुओं को हमने आपस में टकरा करके क्या कराया, फ्रिक्शन की क्रिया कराई, जिसकी वजह से इनके ऊपर क्या आया, चार्ज आया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा हम लोग क्या सीखेंगे, देखो दूसरा हम लोग क्या करते हैं, चालन द्वारा। दूसरा जो आवेशन की प्रक्रिया है वो है चालन द्वारा। चालन द्वारा देखो, चालन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो चल करके किसी दूसरे पर जाएंगे, या फिर आवेश जो होगा वो किसी दूसरे वस्तु पर चल करके जाएगा। कैसे जाता है, मान लो कि आपने क्या करा,
आपने क्या करा कि दो वस्तुओं को लिया, एक वस्तु ये, एक वस्तु ये, इसको आपने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी। ये भी न्यूट्रल बॉडी है, ये भी न्यूट्रल बॉडी है। कहने का मतलब इसका आवेश 0, Q1 0 और इसका भी आवेश 0, Q2 0। क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूँ? मैंने ये कहा कि इसका आवेश 0 है और इसका भी आवेश 0 है। क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं। थोड़ा सा ध्यान दो भाई, किसी भी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हम लोग देखते हैं अपनी आंखों से, इस पूरे यूनिवर्स की अगर बात किया जाए तो इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके ऊपर आवेश ना हो, सबके अंदर आवेश है। मैं यहाँ पर एक शब्द में आप लोगों को बोलूंगा कि इसका नेट चार्ज जो है वो 0 है। यानी नेट चार्ज 0 होने का मतलब कि इसके अंदर आवेश तो है, यानी जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए इसके अंदर 5 प्रोटॉन है तो इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर अगर 10 प्रोटॉन है, सपोज करो कि अगर यहां पर 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के न्यूट्रल हो जाएंगे। इसलिए ये जो बॉडी होगी वो क्या होगी? उदासीन होगी। तो चालन की केस में हम लोग क्या करते हैं कि दो बॉडी को एक पास लाते हैं। मान लिया जाए कि ये एक बॉडी ये है, थोड़ा सा मैं इसको सुंदर बना दे रहा हूं। ये बॉडी मान लिया जाए एक बॉडी ए ये और दूसरी बॉडी ये दोनों वस्तुएं क्या है? उदासीन है। और हम लोग करते क्या है, इन दोनों वस्तुओं को किसी तार से जोड़ देते हैं। इन दोनों वस्तुओं को हम क्या करते हैं? किसी तार से जोड़ देते हैं। अब देखो होता क्या, मचेगा भौकाल यहाँ पर। अब देखो भैया, अब या तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाना शुरू कर देंगे या तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाना शुरू कर देंगे। कैसे जाएंगे? तो देखो ध्यान से समझो। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लिया जाए मेरे पास एक बर्तन हो, यहां पर समझो एक बर्तन ये है, इसके अंदर मैंने पानी भर रखा है। ये यूं सुंदर सुंदर पानी है। ये क्या है? पानी हमने भर रखा और इसके बगल में मैंने क्या कर दिया, एक दूसरी बर्तन रख दिया। ठीक, अब मैंने क्या कर दिया, इस वाले बर्तन को इस वाले बर्तन के साथ मैंने कनेक्ट करा दिया। अब होगा क्या? अब क्या होगा? अब इसका जो पानी है, इसका पानी इसके अंदर क्या करने लगेगा? फ्लो करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। इसका पानी क्या करने लगेगा? इसके अंदर फ्लो करने लगेगा। अब मेरा क्वेश्चन है, जरा बताओ, इस वाले बर्तन का पानी इस वाले बर्तन में कब तक जाएगा? बताओ, इस वाले बर्तन का पानी इस वाले बर्तन में कब तक जाएगा? तो सही जवाब है सर, जब तक इनका लेवल बराबर नहीं हो जाता। अगर इस वाले पानी का लेवल और इस वाले पानी का लेवल दोनों अगर एक समान आ जाए तो हम कह सकते हैं कि अब ना तो इसका पानी इसमें जाएगा ना तो इसका पानी इसमें जाएगा। अगर इस वाले पानी का अगर लेवल ऊपर रहा इस वाले पानी के लेवल की अपेक्षा तो इसका पानी इधर जाएगा। अगर इस वाले का लेवल ज़्यादा रहा इसकी तुलना में इस वाले का पानी इसमें जाएगा। यानी पानी फ्लो होने के लिए जिम्मेदार कौन है? लेवल। और पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हम कह सकते हैं हाई लेवल टू लो लेवल। यानी हमेशा हाई लेवल से निम्न लेवल की तरफ क्या होगा? पानी प्रवाहित होगा। अब देखो भाई, क्या इन दोनों बर्तनों में क्या समान मात्रा में पानी आएगा? देखो ये जरूरी नहीं है कि इस वाले बर्तन से इस वाले बर्तन के अंदर समान मात्रा में पानी जाए। हो सकता है कि यहाँ पर 3 लीटर हो, यहाँ पर 2 ही लीटर आए। अब देखो समान मात्रा में पानी कब बटेगा? तो हम कह सकते हैं कि सर यदि इन दोनों का शेप साइज और आकार, शेप साइज आकार क्या है, अगर सब बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इसका लेवल और पानी की मात्रा क्या होगी? बराबर बराबर इन दोनों बर्तनों में बटेगी। तो सेम घटना यहां पर भी होता है कि एक बॉडी से एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर चार्ज आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक इन दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता।
फिर नया वर्ड है विभव, क्या होता है हम लोग आगे सीखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी जस्ट आने वाला जो हम लोग का सेकंड चैप्टर है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो अभी इतना सुनो, कहानी की तरफ सुनते जाओ कि इसका विभव और इसका विभव जब तक बराबर नहीं होगा तब तक या तो इसका चार्ज इस पर आएगा या तो इसका चार्ज इस पर जाएगा। अब देखो होता क्या है कि किसका चार्ज किधर जाता है, देखो जिसका विभव उच्च होगा यानी उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर कौन चलते हैं, तो आप लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाते हैं। जस्ट इसका उल्टा अगर हम देखें तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर कौन आता है, इलेक्ट्रॉन आता है। यानी अगर निगेटिव चार्ज है, ए यार ये वायर में से फंस जाता है भैया, मैं नागिन डांस लगता हूँ करने इसी में चलो, यानी अगर धनावेश है भैया, तो धनावेश क्या होगा, धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। और अगर ऋण आवेश है तो ऋण आवेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। तो अगर यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज अगर स्थानांतरित होगा तो अगर इसका विभव, अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन ले लें V1 इज ग्रेटर देन V2, मान लिया जाए यहाँ का जो विभव पहले था मान लिया जाए V1 और इसका विभव मान लीजिए V2, और यहाँ पर हमने एक कंडीशन ले लिया कि V1 इज ग्रेटर देन V2, तो हम कह सकते हैं यहाँ से आवेश इसकी तरफ स्थानांतरित होंगे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और कब तक स्थानांतरित होंगे, जब तक इनका विभव बराबर नहीं हो जाता। अब देखो भाई यहाँ से आवेश स्थानांतरित हो रहा है, यहाँ से आवेश निकला इसके ऊपर गया, आवेश का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला इस पर गया, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा भैया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सर, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये होता है क्या, चालन द्वारा। यानी चालन द्वारा अगर किसी भी वस्तु को आवेशित करनी है तो हम लोग क्या करते हैं कि दो न्यूट्रल बॉडी को लाते हैं, उन दोनों न्यूट्रल बॉडी को क्या करते हैं, किसी एक चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे पर क्या होने लगते हैं, स्थानांतरित होने लगते हैं। कैसे होंगे, देखिए जिसका विभव ज़्यादा रहेगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धनावेश से जाते हैं, और निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ऋण आवेश जाते हैं, और ऐसे हमारी बॉडी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। और इसी आवेशित करने की प्रक्रिया को हम लोग आवेशन कहते हैं, और आवेशन में हम लोग चालन द्वारा पढ़ रहे हैं। अब देखो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से समझिए। अभी हमने आपको बताया कि बर्तन का एक एग्जांपल लेकर के बताया कि दो बर्तनों में पानी की मात्रा समान कब रह सकती है, तो हम कह सकते हैं कि जब उनका आकार क्या हो, समान हो। जिस आकार का ये वस्तु है उसी आकार की अगर ये भी वस्तु हो, और दोनों क्या हो, एक दूसरे से कनेक्ट करा करके रखे हों, तो उनका लेवल और पानी की मात्रा क्या होगी, समान रहेगी। उसी प्रकार से अगर दो चालक वस्तुएं हैं, दो क्या है, दो चालक वस्तुएं मान लिया जाए, एक ये और एक ये, और इनका क्या है, शेप, साइज और जिस पदार्थ की ये बने हैं वो मटेरियल, अगर ये तीन चीज अगर समान है तो हम कहेंगे इनके ऊपर जो चार्ज आएगा वो समान मात्रा में बटेगा। यानी मान लिया जाए कि सपोज करो कि पहले इसके ऊपर मान लीजिए चार्ज Q1 था, इसके ऊपर चार्ज Q2 था, और हमने इसको क्या किया, किसी तार से जोड़ा। अब क्या होगा, या तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएंगे, और इनका शेप, साइज और मटेरियल समान है, तो हम कहेंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर बराबर बराबर चार्ज बट जाएगा। और ये बराबर बराबर चार्ज कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ करके दो से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, Q1 प्लस Q2/2, यानी इतना चार्ज इस वाले बॉडी पर आ जाएगा और इतना ही चार्ज इस वाले बॉडी पर भी आ जाएगा। किस केस में, जब दोनों का शेप साइज क्या हो, समान हो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रेरण द्वारा। क्या पढ़ते हैं, प्रेरण द्वारा भैया। देखिए प्रेरण द्वारा क्या होता है, प्रेरण द्वारा हम लोग जानते हैं कि प्रेरण द्वारा जो आवेशन होता है, हम लोग क्या करते हैं कि देखिए एक कुचालक स्टैंड लाते हैं, मिटा दें इसको। देखो क्या करते हैं, एक कुचालक स्टैंड लाते हैं। तो मान लिया भाई ये हमारा क्या, एक कुचालक स्टैंड, ठीक। और इसके ऊपर हम किसी एक चालक वस्तु को रख देते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, किसी चालक वस्तु को रख दिया। मान लिया जाए हमने इसको क्या किया है, धनावेश दिया है, ये कुछ ऐसे धनावेश, ठीक। और देखो हमने इस चालक वस्तु को क्या सीख रहे हैं हम लोग, प्रेरण द्वारा, प्रेरण
द्वारा। देखो हमने इस चालक वस्तु को किसी कुचालक स्टैंड के ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि अगर ये चालक होता तो ये चालक कहाँ किससे कनेक्ट है, अर्थ से। नीचे क्या है, अर्थ है, पृथ्वी। और पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी सबसे बड़ी चालक वस्तु होती है। इसकी जो धारिता होती है, इसकी जो धारिता होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटिव। और इसका जो विभव होता है वो होता है भैया 0, क्योंकि फार्मूला होता है Q बराबर सी वी। तो यहाँ से अगर C का मान निकालेंगे Q बाई वी, तो देखिए C इज इक्वल टू Q और V का मान कितना रखेंगे, V का मान रखेंगे 0, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, इन्फिनिटिव। यानी इसकी जो धारिता होगी क्या होगी, इन्फिनिटिव होगी, अनंत होगी। अब देखो भाई यहाँ पर एक शब्द आया धारिता। धारिता का मतलब क्या होगा, धारिता का मतलब क्या होगा, धारिता का मतलब ये होगा कि धारण करने की क्षमता। याद करो वो दिन जब आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी बेलन की त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर हो तो और ऊंचाई अगर 2 सेंटीमीटर हो तो उसकी धारिता निकालिए। तो आप लोग उसका क्या निकालते थे, आयतन ही तो निकालते थे ना। और आयतन का मतलब क्या, कि किसी भी चीज को ग्रहण करने की क्षमता कितनी ज्यादा है उसी को तो हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, आयतन। तो यहाँ पर देखिए धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता। किस चीज को धारण करने की क्षमता, आवेश को धारण करने की क्षमता। यानी जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी को आवेश को धारण करने की क्षमता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, इन्फिनिटिव होती है। तुम धरती माता को जितना आवेश दो, जितना भी लबर सबर चार्ज दे दो, धरती माँ यह सब उसको क्या कर लेगी, अपने अंदर समाहित कर लेगी। तुम उसको जितना चार्ज दो उसको अभी कम ही है। ये बात क्लियर है ना। यानी धरती को तुम जितना भी चार्ज देते जाओ देते जाओ देते जाओ, सबको क्या कर लेगा, वो अपने अंदर समाहित कर लेगा, समाहित कर लेगा और बोलेगा मुझे कुछ मिला नहीं। क्यों, क्योंकि उसको चार्ज को धारण करने की जो क्षमता है वो क्या है, इन्फिनिटिव है। तो अगर मान लिया जाए, अगर यहाँ पर हम क्या कर देते, अगर कोई कंडक्टर लगा देते, कोई यहाँ पर अगर हम चालक लगा देते, तो ये चालक क्या करता है, इस चालक के रास्ते से होकर के जितने भी आवेश हैं ये सब किसके अंदर चले जाते हैं, पृथ्वी के अंदर, और इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा, एक कुचालक स्टैंड लगा दिया और इस कुचालक स्टैंड के ऊपर हमने क्या कर दिया, कोई चालक वस्तु लगा दी। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इस चालक यानी यहाँ पर जो आवेशित वस्तु है इसके बगल में हम लोग क्या करते हैं, एक उदासीन वस्तु को लाते हैं। ये क्या हमारा उदासीन वस्तु, उदासीन वस्तु। अब देखो भैया उदासीन वस्तु जैसे ही हम लोग लाएंगे तो उदासीन वस्तु के अंदर एक चीज होता है, क्या होता है कि उदासीन वस्तु के अंदर एक चीज होता है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, यानी जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश। अब होगा क्या कि ये धन आवेश जो हैं इसके अंदर के उपस्थित जितने ऋण आवेश हैं उनको क्या करेंगे, अपनी ओर खींच लेंगे, और जितने धन आवेश है उनको क्या करेंगे, धक्का दे देंगे। क्यों धक्का देंगे, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि समान जाति के लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, नफरत करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, और जिनके अंदर प्यार मोहब्बत होगी वो गैर बिरादरी वाले लोग होंगे। प्यार मोहब्बत की सर बातें आप लगे करने, यही सिखाओगे क्या 12th में। तो चलो देखो भैया यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉनों को अपने समीप बुला लेंगे। आ जाओ भाई, आ जाइए, आइए, आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको, फिक्र है फिर भी आए तो देखिए भैया यहाँ पर इन पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, सारे इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया, अपनी ओर बुला लिया, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे इनको क्या कर दिया, दूर भगा दिया। अब जैसे ये काम हुआ हम क्या करते हैं, ये जो वस्तु है, ये जो उदासीन वस्तु है, इसको हम क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। अब देखो मचा बवाल। अब होगा क्या, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, भू संपर्कित करेंगे। भू संपर्कित मतलब अर्थिंग करना, पृथ्वी से जोड़ देना। जैसे ही पृथ्वी से हम जोड़ेंगे तभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के अंदर चार्ज की कमी नहीं है, इसकी धारिता क्या है, इन्फिनिटिव। इसको तुम जितना आवेश देना चाहो उतना आवेश दे दो, तो ये सारे जो प्लस चार्ज हैं वो कहाँ चले जाएंगे, धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर। एक्चुअल में देखो ये प्लस चार्ज तो जाता नहीं, ये होता क्या है कि इस पृथ्वी के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है और इस प्रोटॉन को जाकर के क्या कर देता है,
प्यार मोहब्बत में इससे मर जाता है। उसके बाद से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे जाकर के बंधन में जुड़ जाएगा, प्लस माइनस। अब तो तेरा खेल खत्म रे बाबा। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इस वाले प्रोटॉन का खेल क्या कर देगा, खत्म कर देगा। कहने का मतलब है कि जितने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए पृथ्वी से क्या होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इस प्रोटॉन को क्या किया, ब्रूम से इसको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। और देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके आगे नहीं बढ़ सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, और ये निगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, इनको क्या करेगा, धक्का देना शुरू कर देगा। अब जैसे यहाँ के सारे पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाते हैं, वैसे हम क्या करते हैं, पहले तो हम इस अर्थिंग को काट देते हैं, पहले तो इस अर्थिंग को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। जैसे इस अर्थिंग को हम काटेंगे, अब देखो यहाँ के सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले गए हैं, पृथ्वी के अंदर। और जैसे ही हमने यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को गायब किया, अब इस चालक वस्तु को भी हम क्या कर देते हैं, हटा लेते हैं। अब जैसे ही हम इस चालक वस्तु को हटाएंगे, अब बोलो इस वस्तु पर कौन सा चार्ज आया, कौन सा चार्ज देखा, सर यहाँ पर तो जो चार्ज आया वो कौन सा आया, निगेटिव आया। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, प्रेरण द्वारा आवेशन। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो बना लो ये भाई फिगर। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये प्लेटफॉर्म बच्चों आपके लिए है, हम जी जान लगा करके इसी एनर्जी के साथ पूरी साल मेहनत करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फोड़ करके रखेंगे हम लोग।